साथियों, आज बात करेंगे भवन निर्माण के बाद भवन में किस शुभ मुहूर्त में हमें प्रवेश करना चाहिए। मुहूर्त का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जिस मुहूर्त में, जिस लगन में, जिस नक्षत्र में आप कार्य करते हैं, उस नक्षत्र, उस राशि और उस मुहूर्त के ग्रहों का सर्वाधिक प्रभाव आपके आने वाले जीवन पर पड़ता है। इसलिए गृह निर्माण करने के बाद, नया घर निर्माण करने के बाद हम उसमें किस शुभ मुहूर्त में प्रवेश करेंगे, इस विषय पर आज मैं बात करने वाला हूं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है उन लोगों के लिए, विशेषकर जिन्होंने नवीन घर बनवाया है या बनवा रहे हैं, और उनके लिए भी जो भविष्य में भवन निर्माण के लिए विचार कर रहे हैं। उन्हें किस शुभ मुहूर्त में अपने गृह निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए और किस शुभ मुहूर्त में अपने घर में प्रवेश करना चाहिए, इन दोनों ही विषय पर आज बात करेंगे। साथ ही एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि जिन व्यक्तियों को अपने लिए अच्छी भूमि प्राप्त नहीं हो पाती है, या वो घर खरीदने का, जमीन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, परंतु उनके स्वप्न की पूर्ति नहीं हो पा रही है, अर्थात कोई न कोई बाधा, चाहे वो आर्थिक बाधा हो या अच्छी डील का न हो पाना हो, उनके साथ हो रही है। तो आज उस अनुष्ठान की भी बात करेंगे जिस अनुष्ठान को करके आप अपने लिए बड़े आसानी से भूमि और निवास योग्य जमीन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन तीन विषयों पर आज बात करने वाला हूं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। साथ ही एक निवेदन भी है वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि जिन साथियों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। तो प्रारंभ करते हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं गृह प्रवेश विचार कि आप घर में प्रवेश किस मुहूर्त में करेंगे। देखिए, एक बात याद रखिए, ऐसा घर जिसमें लेंटर न पड़ा हो, यानी जिसकी छत न हो और जिसमें मुख्य दरवाजा न लगा हो, उस घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए रहने के लिए। ठीक है, ये ठीक नहीं होता है और ये शुभ भी नहीं होता है। साथियों, गृह प्रवेश करते समय हमेशा पहली बात जो ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि चित्रा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, उत्तर भाद्रा नक्षत्र, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये सभी नक्षत्र आपके गृह प्रवेश के लिए काफी उत्तम माने गए हैं। तो पूरा प्रयास करें कि इन्हीं नक्षत्रों में आप अपने गृह में प्रवेश करें। दूसरी बात जो ध्यान देने वाली है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये दिन अपने नवीन घर में प्रवेश करने के लिए चुने। यानी सबसे पहले तो इनमें से कोई एक नक्षत्र हो और इनमें से कोई एक दिन हो। दूसरी बात, 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 13 तारीख, इन तारीखों में अपने गृह में प्रवेश करें। या कोई ऐसी तारीख जिनका टोटल इनके बराबर आ रहा हो, तब भी आप उस तारीख को अपने घर में प्रवेश करने के लिए चुन सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात ये देखिए, ये आपकी हॉरोस्कोप है जिसमें 12 खाने होते हैं, और ये वाला जो हाउस है, ये भाव है, इसको हम नंबर 1 मानते हैं, इसको हम लगन भी बोलते हैं। ये है आपका लगन है, ये असेंडेंट है, आपकी पहला घर है आपके। यहां से 1, 2, 5, देखिए, 1 तो यही है, 2 ये है, 3, 4, 5 ये है, 6, 7 ये है, 8, 9 ये है, 10 ये है, 11 ये है। इन स्थानों पर शुभ ग्रह होना चाहिए, यानी इन स्थानों पर पाप ग्रह न बैठा हो जिस दिन आप अपने घर में प्रवेश करने के लिए योजना बना रहे हैं। और साथ ही 3, 6, 11, 1, 2, 3 और छठा घर, इन दोनों स्थानों पर, यानी 11वें को हम यहां भी और भी काउंट कर सकते हैं, तो ये 3 है, ये 6 है और ये 11 है। इन भावों पर पाप ग्रह भी अगर बैठा हो तो कोई बात नहीं है, वो शुभ परिणाम ही देने वाला होगा। चौथा घर, यानी ये वाला, और 8वां घर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये छठा नहीं है, छठा तो ये होगा ना, हाँ, और चौथा घर और 8वां घर ये वाला, ये खाली रहे
तो बहुत अच्छा होता है। तो आपको अपने नवीन घर में प्रवेश करने के लिए जो मुहूर्त देखना है, उस मुहूर्त में इन 3-4 बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात तो ये नक्षत्र इनमें से एक हो, दूसरी बात इनमें से एक दिन हो, तीसरी बात तारीखें इस प्रकार हो, और चौथी बात लगन से ये वाले जो भाव हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11 यहाँ पे शुभ ग्रह हो, और 4, 8 खाली हो, और 3, 6, 11 में अगर पाप ग्रह भी बैठे हुए हो तो वो शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में अगर पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो ये अशुभ फलदायी हो सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये तो हुआ आपके घर में प्रवेश करने का विचार। और कब कब घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो देखिए, चैत्र मास अमावस्या रविवार और मंगलवार, चैत्र का महीना, अमावस्या का दिन, रविवार का दिन और मंगलवार का दिन, इसे अपने नवीन घर में प्रवेश के लिए न चुने। कर्क राशि, तुला राशि, मेष राशि, मकर राशि, इसकी जब लगन चल रही हो, मान के चलिए कि आपको सुबह 10 बजे अपने घर में प्रवेश करना है, प्रातः काल 10 बजे आपको अपने घर में प्रवेश करना है, प्रातः काल, मान के चलिए, एग्जांपल दे रहा हूं। तो देखिए, जब सूर्य उदय होता है तो एक लगन, सूर्य एक राशि में एक माह के लिए आते हैं। जैसे मकर संक्रांति जो हमारे 14 जनवरी 15 जनवरी को पड़ती है, उस दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में ही रहते हैं, तो वो लगन मान्य होती है। और एक महीने तक सूर्य एक ही राशि में रहते हैं, अगले एक महीने के बाद फिर वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपको सुबह 10 बजे अपने घर में प्रवेश करना है, तो देखिए राशियां 3 प्रकार की होती हैं। एक राशि चर होती है, एक द्विस्वभाव होती है, और एक राशि होती है स्थिर। चर राशि की जब लग्न चल रही हो और उस समय अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो इसके ज्यादा देर तक टिकने के योग नहीं होते हैं, क्योंकि वो चर है, वो चली जाएगी। द्विस्वभाव राशि में अगर आप अपने किसी कार्य को कर रहे हो तो फिर वहां कहीं ना कहीं कुछ समय आपको अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ परेशानी देखने को मिलेगी, दोनों डबल मीनिंग। इसलिए घर निर्माण में, लक्ष्मी पूजन में, या किसी ऐसे कार्य में जहां आपको लंबे समय तक स्थिर रहना है, चाहे वो नौकरी के ज्वाइनिंग का ही टाइम क्यों ना हो, अगर लंबा चलना है तो उस समय की लगन जो होनी चाहिए वो स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, तो स्थिर होनी चाहिए। तो देखिए, कर्क होती है ना, कर्क, तुला, मेष और मकर, ये सभी चर हैं। आप एक से काउंट कर सकते हैं, चर, अचर, द्विस्वभाव, यानी पहली चर है, दूसरी अचर का मतलब है स्थिर है, वृष राशि स्थिर है, और तीसरी मिथुन जो होती है वो द्विस्वभाव होती है। तो चर में तो आपको बिल्कुल भी अपने घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो चर की लगन हो, यानी जब लगन जिस समय प्रवेश कर रहे हो उस समय यहां पे अगर कर्क राशि आ जाए यानी 4 नंबर आ जाए, तुला राशि आ जाए मतलब 7 नंबर आ जाए, मेष यानी 1 नंबर और मकर यानी 10 नंबर, तो उस समय को आपको अवॉइड कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। द्विस्वभाव में तब भी आप एक बार के लिए अपने घर में प्रवेश कर सकते हैं, सबसे अच्छा होगा स्थिर में प्रवेश करें। स्थिर कौन सी होगी, जैसे वृष होगी, कुंभ होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका भी आप ध्यान रखिएगा। मूल नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र में अगर आप अपने नवीन घर में प्रवेश करते हैं तो ये पुत्रों के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। आपके पुत्र हैं तो उनको परेशानी हो सकती है। विशाखा नक्षत्र में प्रवेश न करें, आपकी पत्नी के लिए पीड़ादायी हो सकता है। और कृतिका नक्षत्र में अगर आप प्रवेश करेंगे तो आपके घर में आग लगने का या अग्नि भय हमेशा बना रहेगा, तो इसको भी हमें अवॉइड कर देना चाहिए। तो ये तो घर में प्रवेश करने का शुभ चीजें हैं। और ये जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने, प्रवेश अशुभ है, इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक, ये तो था पहला टॉपिक भाई। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि गृह निर्माण प्रारंभ कब करना चाहिए। तो देखिए, गृह निर्माण में क्या नहीं करें अगर ये समझ लें तो फिर उसको छोड़कर जो बचता है वहां पे कर लेना चाहिए। जब भी जिस तारीख में आप अपने घर का नींव खुदवाने जा रहे हो उस समय सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य किस राशि में बैठे हुए हैं। अगर सूर्य कन्या में है, आप अपनी लगन से देखिएगा, अपने लगन चार्ट से, मिथुन में है, धनु में है, मीन में है। कन्या राशि नंबर 6, मिथुन राशि नंबर 3, धनु राशि नंबर 9, मीन राशि नंबर 12।
अगर सूर्य इन भावों में, इन राशियों में बैठे हुए हैं तो अपने नींव की खुदाई का कार्यक्रम टाल दीजिए। ऐसा क्यों? चर स्थिर दुष्भाव, चर स्थिर दुष्भाव, कन्या दुष्भाव राशि है और चर स्थिर दुष्भाव मिथुन भी दुष्भाव है। तो ये जो है राशियां शुभ नहीं होती हैं। खासतौर से ये स्थिर नहीं है ना, ग्रह निर्माण का कार्यक्रम करना है तो घर में तो स्थायी रहना है, तो इसके लिए स्थिर लगन देखनी चाहिए, सूर्य की स्थिति वही होनी चाहिए। तो इसका ध्यान रखें, बाकी में आप कर सकते हैं। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात विशेष करके उन लोगों के लिए है, उन साथियों के लिए है जिनको अपना घर खरीदने में दिक्कत हो रही है या जिनके पास आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो पाई है। तो देखिए, कार्य तो हमें करना पड़ता है, बिना कर्म के तो कुछ प्राप्ति नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में स्वयं कहा है कि कर्म ही पूजा है, कर्म के बिना तो कुछ नहीं होता है। कर्म करें, परंतु साथ में अगर इन सब विचारों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे कार्य सिद्धि के जो परिणाम होंगे वो अच्छे होंगे और आसान भी होंगे उन फलों को प्राप्त करना। तो भूमि प्राप्ति अनुष्ठान मैंने यहां लिखा है और देखिए इसका वर्णन कहां पे है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप लोगों को इस पर विश्वास ज्यादा हो और आप लोग इसे मन से और श्रद्धा से कर सकें। किसी भी कार्य को करने से पहले अगर आपकी श्रद्धा और भक्ति वहां पूरी है ना, तो उस कार्य के परिणाम जो है बहुत हद तक आपके पक्ष में हो जाते हैं। परंतु अगर किसी कार्य को करते समय आपके मन में शंका उत्पन्न हो जाए तो फिर उस कार्य की सिद्धि तो वैसे ही आदि तो समाप्त वैसे ही हो जाती है। पूर्ण विश्वास के साथ करें। ये भूमि प्राप्ति अनुष्ठान जो है वो स्कंद पुराण के वैभव खंड में वर्णन है और स्कंद पुराण के वैभव खंड में वर्णन है भगवान वराह की स्तुति करने से। ये मंत्र मैंने लिखा है, ओम नमः श्री वराहाय धरयुद्धरणाय स्वाहा। इसका अगर हम हवन करें, इस मंत्र का जप करके, तो भगवान वराह आप पर प्रसन्न होते हैं और आपको निवास योग्य भूमि प्राप्त करने में आसानी होती है। आप आसानी से एक योग्य निवास योग्य भूमि प्राप्त कर लेते हैं और आपकी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो साथियों, ये 3 विषय पर मैंने आज आपसे बात किया है वास्तु में, और विश्वास और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोगों को इससे जीवन में बहुत लाभ भी प्राप्त होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ जो आपके जीवन को और सुखमय और समृद्धवान बनाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।